स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है और इस मोड़ पर जाकर अग्रेशन भी बढ़ गया है और गंदगी भी। और हर पोस्टर, हर एड और हर स्पीच के बाद कोई न कोई विवाद पैदा हो जाता है। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़े हैं। दोनों के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। दिल्ली की इस लड़ाई में हम पड़ताल कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों की रणनीति क्या है और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आरोपों और जवाबी आरोपों की इस लड़ाई के बाद कौन बाजी मारेगा। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और रामकृपाल सिंह, साथ में CSDS के फेलो और राजनीतिक विश्लेषक हिलाल अहमद। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम। रामकृपाल सिंह जी, पहले आपसे मैं शुरू करूंगी। इस चुनाव में इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि पर्सनल रिमार्क्स हो, सेक्सिस्ट रिमार्क्स हो, कास्टिस्ट रिमार्क्स हो, हर तरह के आरोप सामने आए हैं। क्या उम्मीद की जा रही थी कि ये चुनाव प्रचार इतना गंदा हो जाएगा? नहीं, ऐसी उम्मीद तो कोई नहीं करता है, लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, सड़क और संसद ये दोनों की भाषा अलग होती है और माना जाता है आज से नहीं बहुत पहले से कि जब चुनाव प्रचार होता है तो वो सड़क की भाषा बोली जाती है और थोड़ा लाइट मूड में भी बातें की जाती हैं, थोड़ा चुटकुलेबाजी भी होती है। ये नेहरू और वाजपेयी जी के जमाने से होता आ रहा है, लेकिन एक मर्यादा अपने आप थी। लेकिन चूंकि अब क्या हो गया है कि अब जब इलेक्शन कमीशन या किसी ने कोई रेखा नहीं खींची है, तो जैसे समाज में बाकी चीजों का डिटेरियोरेशन होता गया, वैसे यहां भी वो चीजें धीरे धीरे हर चुनाव में वो चीजें, वो लक्ष्मण रेखाएं टूटती जा रही हैं। अब हालत ये हो गई है कि इस बार का जो है, मुझे तो लगता है कि वो सारी सीमाएं पार हो गई हैं। अब इसके बाद अगले चुनाव में क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जी बिल्कुल। ये इसके लिए भी कभी न कभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ करके, इलेक्शन कमीशन को बैठ कर तय करना पड़ेगा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी क्या एक लिमिट होती है, किस तरह से आप जा सकते हैं, कितना व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। तो चूंकि कोई सीमा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इसलिए अगर कोई चलेगा तो आप उसे दिशाहीन नहीं कर सकते। नहीं, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल यहाँ पर जी, और आपने इतना इंटरेस्टिंग पैरेलल ड्रॉ किया है रामकृपाल सिंह जी। आप जैसे कह रहे हैं कि जब बाकी दुनिया में कोई सीमाएं नहीं है, उसी को देखकर चुनाव प्रचार भी इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब भी फिल्म बनाने वालों से फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि आप क्यों ऐसा कंटेंट बनाते, तो वो कहता है क्योंकि पब्लिक देख रही है। नीलांजन मुखोपाध्याय, क्या वही पैरेलल यहाँ पर भी बनता है कि पब्लिक को शायद ये पसंद आएगा और ये चल जाएगा और इसलिए इस तरह की डिस्कोर्स की जो लेवल है वो ड्रॉप कर गई है? साथ में ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब बीजेपी भी इसमें उतर गई है और साथ में उन्होंने अपने सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी उतार दिया है, क्या एक इमेज वाइज उनको ज्यादा चोट पहुंच सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल था कि इस चुनाव में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, क्या ये सरप्राइजिंग है? मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज हो रही है। इस इलेक्शन में उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह से पिछले कई चुनावों में हो रहा है। दूसरी सवाल जो आपने पूछा था कि पॉपुलर सिनेमा में बहुत लैंग्वेज का वल्गर यूसेज हुआ है कई कुछ सालों में। वल्गर इन द सेंस दैट कुछ ऐसी बातें, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों के टाइटल में, फिल्मों के डायलॉग्स में, जो फिल्म में शायद क्योंकि वो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है वहां शायद शामिल हो सकता है। लेकिन राजनीति की भाषा में जो शिष्टता के जो मापदंड थे, उसमें बहुत परिवर्तन, बहुत गिरावट आया है। अगर आप स्पेसिफिक्स में ही बात करें, एक स्पेसिफिक जो भाषण के दौरान जो बात याद आती है, मोदी जी ने कहा था, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था, इस तरह के फ्रेजेज, उसकी चमड़ी उधेड़ देने वाली बात। ये कितना शिष्ट है, कितना इसको हम लोग पोलाइट किस्म की बातें बोलेंगे, वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर तय करना चाहिए कि किस तरह से लैंग्वेज को किस हद तक डम डाउन करा सकते हैं। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मिनिस्टर्स और एमपीज जो मैदान में उतारे हैं, लगभग जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनसे ज्यादा उतारे हैं, 70 के करीब हैं, तो एमपी और मिनिस्टर्स मिला के शायद उससे ज्यादा टीम इस मैच को खेल रही है। उसके पीछे कारण ये कि लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी जी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे पे बहुत कुछ डिटरमिन करेगा कि वो कितने एफिशिएंटली और कितने फोर्सफुली अपने डेवलपमेंट एजेंडा को चला पाएंगे। इसलिए ये उनके लिए पर्सनल चुनौती है। ये देखना होगा कि उनकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी जो क्या ये अभी भी बरकरार है।
जी हिलाल, यही बात हो रही है कि जिस तरह से इसे प्रतिष्ठा की जंग बनाई गई है, क्या वाकई इतना उसमें पूरा अपना जो एफर्ट है वो झोंकने की जरूरत थी, इस हद तक झोंकने की जरूरत थी? क्योंकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, ये मैं नहीं कह रही हूं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद उसके हाथ में इस तरह के पावर्स नहीं है जिस तरह से कोई बड़े स्टेट के। ये क्यों इतनी एक बड़ी पर्सनल फाइट हो गई है? देखिए, इसके दो कारण मुझे ऐसा लगता है कि हैं। पहला कारण ये है कि दोनों ही दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, इस बात को जानते हैं कि मुकाबला जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक का है, और इसे इतना नजदीक का है कि अगर पिछला चुनाव देखें तो भाजपा को 47% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिले थे, जिसमें कि अब ये हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक के जितने भी ट्रैकर्स आए हैं उससे ये संभावना बन रही है कि आम आदमी पार्टी ने गेन किया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी वोट शेयर परिवर्तित होगा तो किसी के अंदर भी सीटों को ट्रांसलेट करने, सीटें काफी बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई एक धमाकेदार काम करें जिससे कि अट्रैक्टिव आप मीडिया स्पेस को कैप्चर कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे निरंजन दा ने भी कहा, कि मोदी का जो फिनोमिना है वो मीडिया केंद्रित रहा है, और उसको मीडिया केंद्रित में यदि इस पूरी हवा में एक स्टेट उनके हाथ से निकल जाता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी हार होगी। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत इसलिए होगी क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है कांग्रेस के खत्म होने के बाद में, वो उसको भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि जिस तरह की सेंटरिस्ट राजनीति कांग्रेस करती थी, उसी तरह की सेंटरिस्ट राजनीति बिना किसी नाम को किए हुए आम आदमी पार्टी ने करनी शुरू की है। ऐसी स्थिति में इतना नेक टू नेक हो तो आपको कई सारी चीजों को नयापन देना पड़ता है, और उस नयापन में दोनों एक सा काम करते हैं। नहीं तो उस नयापन की क्या हदें होंगी, ये तो हमने चर्चा की, लेकिन साथ में ही इसमें जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप आ रहे हैं, रामकृपाल सिंह जी जो एक लेटेस्ट सैल्वो आप कह सकते हैं आवाम नाम की संस्था की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कि उन्होंने जो कुछ डोनेशंस लिए वो फ्रॉड कंपनियों से लिए हैं और बोगस कंपनियों से लिए हैं। साथ में जो एडीआर की रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो आम आदमी के कुछ उम्मीदवार हैं वो आम नहीं, बहुत ही खास हैं, उनमें करोड़पति भी शामिल हैं, क्रिमिनल केसेस की बात हुई है। आपको लगता है कि ये सारी जो आरोप है वो एक तरह से आम आदमी पार्टी के कैंपेन को स्लो डाउन करेंगी? देखिए, मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता कि इसको कौन स्लो करेगा क्या। मेरा ऐसा मानना होता है कि देखिए 90% वोटर, चूंकि ये 5 साल में एक बार होता है, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में 13 महीने के बाद दोबारा हो रहा है, तो वो पहले से मन बना चुका होता है। ये 13 महीनों में उसने जरूर उसको ये सवाल आया होगा कि मैंने तो वोट 5 साल के लिए दिया था, मैं 13 महीने के बाद दोबारा क्यों वोट देने जा रहा हूं, ये सवाल उसके मन में आएगा। तो 90% वोटर कहीं न कहीं से पहले से डिसाइडेड होता है। वो चैनल पर देख करके या चुनावी सभाओं के भाषण से वो अपना मत नहीं बदलता। रह गई बात 10% की, सारी लड़ाई इस चुनाव के दौरान उन्हीं को होती है, क्योंकि जीत और हार बहुत छोटे से मार्जिन से होती है। तो ये होता है कि जो अनडिसाइडेड वोटर है, जो फेंस सिटर है, जो फ्लोटिंग है, उसमें से कितना भी हिस्सा हम ले आए। इसी मार काट में जो ये होता है, ये सब सारी चीजें जो आपके सामने हो रहा दिख रही हैं। अब इसमें बाजी कौन मार ले जाएगा? कल भी मुझसे किसी ने एक सवाल किया था किसी चैनल पर, तो मैंने ये कहा था कि आप ये देख लो, आज बहुत सभाएं हुई हैं, लेकिन सारे मीडिया में सिर्फ जो मोदी जी ने नसीब और बदनसीब कह दिया उसी पर क्यों चर्चा हो रही है। तो अल्टीमेटली लोग ये दिखाना चाहते हैं किसने स्कोर किया। आप उसको चाहे उससे सहमत हो या असहमत हो, बात यह होती है कि आज इसने स्कोर किया, और आज अखबारों को भी उठा करके देख लीजिए। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अभी चल रहा है, ये सब देखिए वही बात है। मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि झूठ बोले जाते हैं चुनाव सभाओं में, बढ़ चढ़ के वादे किए जाते हैं। दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स। तो इसमें यह है कि देखिए, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कोई तथ्य निकल के आता है तो उसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। जनरल बातें आप कह लीजिए, किसी के बारे में कुछ कह लीजिए, लेकिन अगर ये तथ्य निकल के आता है कि फलाना कंपनी एक झोपड़ी में है, उसका एड्रेस भी नहीं है, और उससे 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपया आया है और वो एड्रेस फर्जी पाया जाता है, तो देखिए ये तथ्यात्मक एक तथ्य है। इसको या तो कहिए कि ये गलत है तथ्य या सही है, और अगर ये तथ्य सही है
तो निश्चित तौर पर इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है और मुझे उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल। तो ये जैसे आप कह रहे हैं पूरे चुनाव का एक हिस्सा होता है, लेकिन आपने बात की मोदी जी की स्पीच की और वहां से ये भी सवाल निकलता है कि जो किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की स्ट्रैटेजी थी, क्या वो कहीं पर गड़बड़ा गई है और क्या बीजेपी इसको पहचान भी पा रही है, इसलिए आखिरी हफ्ते में आकर कुछ हद तक कोर्स करेक्शन हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सारे मेहमानों के साथ, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। दिल्ली पर किसका राज, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। और अब आते हैं बड़े बिग बी सवाल पर जो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में है, किरण बेदी के सवाल पर। हिलाल अहमद, पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक जो सेंस बन रहा है, आप इससे कितने सहमत है कि बीजेपी ने एक दांव खेला किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करके उन्हें पार्टी के अंदर लेकर, और डाउन द लाइन ये रियलाइजेशन आ रही है कि ये जो दांव है ये चल नहीं रहा है और इसलिए कोर्स करेक्शन हो रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इतने बड़े मंत्री आकर बातें कर रहे हैं। जो हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर, वो बीजेपी के दूसरे बड़े चेहरे कर रहे हैं और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि धीरे धीरे कुछ पोस्टर्स से किरण बेदी गायब होती जा रही है। जी, लेकिन देखिए इसको दो स्तर पर देखना पड़ेगा। शुरुआती स्तर तो ये था कि किरण बेदी को एक शील्ड के तौर पे लाया गया था कि अगर जीत हो गई तो मोदी की जीत, हार हो गई तो किरण बेदी की हार। लेकिन इसमें एक चीज वो होती है पर्सनल फैक्टर, और पर्सनल फैक्टर ये है कि किरण जी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व काफी आक्रामक है। इतना आक्रामक है कि उनको अगर 15-20 मिनट के लिए भी बोलने दिया जाए तो वो काफी अपनी आक्रामकता में इतनी आगे बढ़ जाएंगी कि जो कि शायद मोदी या अमित शाह नहीं चाहते। तो इस सिनेरियो के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि उनका लिमिटेड इस्तेमाल किया जाए। निसंदेह उनको लाने का मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का, लेकिन उनको लिमिटेडली प्ले आउट किया जाए। और इस लिमिटेड प्ले आउट के अंदर हुआ ये कि बाद में धीरे धीरे आप देखिए बीजेपी जो है वो पिछले 5 दिन में पैनिक मोड में आ गई और तमाम मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्री तक ये पूरा एक कैंपेन सा चला दिया गया कि अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि किरण जी जितना डैमेज करें उसे कंट्रोल किया जा सके। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में बीजेपी के जो ऐसे नेता बहुत सारे थे जो कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। ऐसे में किसी को ऊपर से लाकर ड्रॉप कर देना, हमें यहाँ पर फर्क समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से कैंपेन मोड, अभी मूवमेंट वाले मोड से निकली नहीं है, लेकिन बीजेपी एक पेशेवर राजनीतिक दल है जहां पर कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पहले से मौजूद होती हैं और ऐसे लोग जो कि सालों से मेहनत करते चले आते हैं उनका एक वो बनता है। लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क ऊपर से आ जाएगा, ये कैलकुलेटेड रिस्क था हिलाल। ये बीजेपी को भी पता था कि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये उम्मीद शायद की जा रही थी उस स्ट्रैटेजी में कि सब साथ में आ जाएंगे। अंत में ऐसा नहीं लग रहा है। निरंजन, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर अभी से ये साफ है कि किरण बेदी को, जैसे हिलाल कह रहे हैं, स्मॉल डोजेस में इस्तेमाल करना है या छोटे डोजेस में इस्तेमाल करना है, अगर बीजेपी जीत जाती है ये चुनाव, तो क्या किरण बेदी उनकी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनी रहेगी या वहां पर भी एक सेकंड थॉट हो सकता है? मेरे ख्याल से बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी आनी है, फिर तय करेंगे कि कितनी मेजॉरिटी आनी है। लेकिन जनता को कमिट करने के बाद कि वो उनके मुख्यमंत्री होंगे, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुकर पाएंगे। जहां तक जो दूसरी बात है कि जो मैं थोड़ा सा थियोरेटिकली समझाना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में लेटरल मूवमेंट बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से पार्टी से लाके लोगों को लोकसभा चुनाव में खड़ा करना शुरू किया था। 91 के इलेक्शन में जो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेजर एक्सपेंशन हुआ था अपने रेगुलर मास बेस के आगे, उसमें कई लोगों को लेके आए थे, एक्टर्स को लेके आए थे। तो उन लोगों में लगा था, बाद में विवाद हुआ था पार्टी के अंदर कि शायद किसी को लेटरल एंट्री लाने के पहले पार्टी को थोड़ा सा तैयार करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए जो आ रहा है और जो काडर के साथ है, उसके लिए वक्त की जरूरत होती है। किरण बेदी को लास्ट मिनट विद इन द कैंपेन लाके कोई वक्त नहीं दिया कि उनके जैसा एक एग्रेसिव पर्सनालिटी को जो सालों से जो पार्टी के अंदर जो काम करते आए हैं उनके साथ इंटीग्रेट होने का कोई मौका नहीं दिया। प्लस किरण बेदी का जो अतीत है उसकी बात छोड़ दी, जो पर्सनालिटी जो उनकी जो है
कि इवन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि अच्छी तरह से कनेक्ट करें अपने आप को पार्टी के साथ या दिल्ली की जनता के साथ। हमेशा एक नो ऑल के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरह से बोला जाता है कि शी इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, हर चीज का जवाब है। ये किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। थर्ड जो चीज है कि उन्होंने हर कदम पे मतलब एक कोशिश की अपने आप को एक नेक्स्ट टू मोदी करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। आखिर सबसे पहले बयान दिया कि आई एम ऑलवेज इन मिशन मोड, और इस तरह के जो बयानबाजी मिशन मोड के बारे में, ये तो मोदी जी के मुहावरे हैं जिनके बारे में हम लोग कई समय से कहते आ रहे हैं कि मोदी जी इज ऑलवेज इन अ मिशन मोड। तो वो दूसरी मोदी नहीं बन सकती। टू बी फेयर टू किरण बेदी, रामकृपाल सिंह, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से किरण बेदी एक विपिंग बैग भी बन गई है कई सारे एनालिस्ट के लिए। वो है जो वो है, वो पहले से ही अग्रेसिव है, आक्रामक है, या वो लोगों के साथ टीम प्लेयर नहीं है। शी इज हु शी इज, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि किरण बेदी अगर 15 मिनट तक बोलते जाएगी, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ये कैलकुलेटेड रिस्क बीजेपी की तरफ से था। हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि किरण बेदी अचानक एक पॉलिटिशियन बन जाएगी? देखिए, थोड़ा सा जैसे हमारे मित्र ने कहा कि लोकसभा में भी बहुत सारे लोग आए, नए लोग आए। एक मैं छोटी चीज पूछ रहा हूं, जिन स्टेट में बीजेपी पिछले 15 साल से आईसीयू में थी, उसका ऑपरेशन तो मोदी और अमित शाह ने किया ना। मोदी और अमित शाह कब से यूपी के राजनीति में जाने जाते थे, ये भी वहां के लिए नए थे, पूरे देश के लिए नए थे। मैं ये कहता हूं कि देखिए, इसी दिल्ली में अगर बीजेपी के पुराने नेता, कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ जो पुराना है वो असेट है, ये लोग भूल जाते हैं कि पुराना लाइबिलिटी भी हो जाता है, और ये लोकसभा में प्रूव हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता है। और किरण बेदी का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, किरण बेदी को लाने का डिसीजन बिल्कुल सही था। और किरण बेदी जिस रूप में है ओरिजिनल वैसे ही है। अगर एक बैट्समैन वो आक्रामक बैट्समैन है तो उसे राहुल द्रविड़ बनने की कोई जरूरत नहीं है, वही उसका यूएसपी है। और मोदी का भी यही यूएसपी था, उनकी आक्रामकता, उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का, जिसका लोकसभा परिणाम मिला है। हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन जो आप नेचुरल हैं वही, नहीं तो पता चलेगा कि अगर आप बहुत पोलाइट पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने जल्दी बन नहीं सकते। जैसा हमारे मित्र ने बिल्कुल सही कहा, समय भी नहीं मिला है। इसलिए बेहतर यह है कि आपको वोट, देखिए वोट मिले न मिले, लेकिन किरण बेदी इतना आसान नहीं है कि किरण बेदी जो पूरे पुलिस कैरियर में रही हो, वो अचानक उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और पूरी बातचीत एक सधे हुए पॉलिटिशियन की हो जाएगी। ऐसा और शायद वो चाहेंगे भी नहीं लोग, हिलाल, क्योंकि जो इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे मूवमेंट की, और वो एक सेंटिमेंट अभी भी बना हुआ है। लोग तंग आ गए थे आपके टिपिकल पॉलिटिशियन से, तो उस तरह से किरण वो प्रॉमिस लेकर आ रही है। अब अंत में मैं सबसे जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग विद हिलाल, कि इस मोड़ पर, और सारे जो सर्वेज हैं, आंकड़े हैं, आप सबने भी देखे हैं, क्या ये रेस वाकई नेक टू नेक है? किसका पलड़ा भारी हो सकता है? और ये जो लास्ट मिनट कोर्स करेक्शन नजर आ रही है बीजेपी में, एक हफ्ता और है उनके पास, क्या उन्हें नैया पार करा लेगा? हिलाल, हम सभी जानते हैं कि नेक टू नेक है, और वाकई में नेक टू नेक है। तो ऐसे में लेकिन एज जो जा रही है वो जा रही है आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसमें मैं एक बात और, दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि बीजेपी के पास में एक सिस्टम है वोट डलवाने का, जो कि आम आदमी पार्टी के पास में इस समय में नहीं है। तो अंतिम 2 दिनों में ये बात तय होगी कि जो एज है वो किसकी तरफ जाएगी। चलिए, इट्स दैट क्लोज। निलंजन, आपके मुताबिक क्या वाकई नेक टू नेक है? और जो सारे हमने स्टेट इलेक्शंस देखे हैं अब तक, जिस तरह का मूड है देश में, क्यों ना ये माना जाए कि जो जनता है वो एक पूर्ण बहुमत देगी, चाहे वो जिस भी पार्टी को हो? निलंजन, चलिए, सवाल था निलंजन के लिए। हमारा कनेक्शन हम फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। निलंजन, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जब यही जनता 13 महीने बाद फिर से चुनाव में जा रही है, क्योंकि पहली बार एक हंग वर्डिक्ट निकल कर आ रहा था, क्यों हम मान के चल रहे हैं कि फिर से वो ऐसी स्थिति चाहेगी? क्यों ना हम माने कि ये पूर्ण बहुमत देगी, चाहे जिस भी पार्टी को दे? कि अगर जैसे हिलाल कह रहे थे कि थोड़ा सा एज आम आदमी पार्टी की तरफ है, अगर ये बात सही होती है
तो उसका मतलब ये पहला इंडिकेशन मिलेगा कि जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो मोदी जी की सरकार बनी उसकी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट सेट इन करने लग रही है, क्योंकि इस चुनाव में वोट जो मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो मोदी जी खुद मांग रहे हैं। वो दिल्ली की जनता को बोल रहे हैं कि आप वोट दीजिए तो दिल्ली की कनेक्टिविटी सीधा केंद्र से होगी। अगर दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार होगी तो उसकी कनेक्टिविटी सेंटर के साथ नहीं। मैं खुद आके कोशिश करूंगा, मैं खुद प्रॉमिस करता हूं कि मैं आके आप लोगों के जो इश्यूज हैं उसको मैं डिलीवर करूंगा। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो सारा का सारा जो चुनाव है इसमें सबसे ज्यादा प्रेस्टीज का जो इशू है वो मोदी जी के पॉलिटिकल बिल्कुल और जो उन्होंने कहा है एक तरह से, जब उन्होंने ये भी कहा, उनका स्पीच मैं सुन रही थी कि जो मुख्यमंत्री आएगा अगर बीजेपी का है हमसे डरेगा या नहीं डरेगा, उसकी पॉलिटिकल करेक्टनेस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अंत में रामकृपाल सिंह जी बहुत जल्दी, हु हैज द एज? सिंपल एक बात कहता हूं, अभी जब मोदी जी के 6 महीने पूरे हुए थे तो सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने सर्वे कराया था। 61% ऑल इंडिया का जो एवरेज था, 61% लोग मोदी जी के समर्थन में थे। दिल्ली में 63% था। ये नवंबर की बात है, आप ही लोगों ने कराया, सब लोगों ने। तो मेरा ये कहना है कि 63% लोग दिल्ली के मोदी के काम से संतुष्ट रहे नवंबर में, तो जनवरी में और फरवरी में आते आते 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाएगा। मुझे इसके कोई कारण नहीं दिखाई पड़ते। मैं अभी भी मानता हूं एडवांटेज बीजेपी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 मेंबर के पैनल में भी हंग वर्डिक्ट है कि चुनाव में क्या हो सकता है, और इससे पता चलता है कि कितना सस्पेंस भरा ये चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार।